नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में किया था स्वीकार। केदारनाथ धाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी। पैदल यात्रा मार्ग सुरक्षित। बड़ी संख्या में केदारपुरी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और यमुनोत्री धाम यात्रा शुरू होने में लग सकता है कुछ और वक्त। जंगल चट्टी से आगे मार्ग बाधित। बारिश और भूस्खलन होने से सड़क निर्माण कार्य में आ रही है रुकावटें। और अब समाचार विस्तार से। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। और हिंदी दिवस पर सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह का यह संदेश। जब देश आजाद हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वो भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जन भाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। मॉनसून के कम होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा में तेजी आई है। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच लगे हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने कहा है कि यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी पूरी है और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने आज गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा की। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि पैदल मार्ग की स्थिति बिल्कुल सही है। प्रति दिवस अत्यधिक संख्या में यात्री श्री केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जनपद पुलिस तैयार है। इसीलिए अधीनस्थ पुलिस बल की उनकी ड्यूटी पॉइंटों पर ही ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। द्वारा चूंकि अब हमारी सेकेंड स्टेज की जो यात्रा है उसका लगभग शुरुआत हो गई है और 30 से 35 से 40 दिन की यात्रा लगभग ये रहेगी। और मेरे द्वारा पैदल मार्च का और केदारनाथ के परिसर
पैदल मार्ग है हमारा, क्योंकि उत्तराखंड इस साल बहुत सारे जगह पे आपदा रही, पर मुझे खुशी होती है पैदल मार्ग पूरा हमारा बहुत अच्छी स्थिति में है और लगभग 10-11 हज़ार के आसपास हमारे यहाँ पे आज की डेट में यात्री आ रहे हैं और मौसम भी बहुत पिछले हफ्ते से दिन ब दिन खुलता जा रहा है और मैं आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार के दर्शन करें। और वहीं उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा सुचारू नहीं हो पा रही है। यमुनोत्री धाम की यात्रा 23 अगस्त से बंद है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जंगल चट्टी में सड़क मार्ग पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं जंगल चट्टी से आगे ध्वस्त सड़क मार्ग का समतलीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री हाईवे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा सुचारू होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर जानकी चट्टी से पैदल है और कृष्णा चट्टी में चूँकि 350 मीटर रोड वॉशआउट है, उसको बनाने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा NH के अकॉर्डिंग और PWD के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हम लोग इसको पैदल चलाएंगे, जिस दशा में 2-2.5 किलोमीटर और इसमें जुड़ जाएगा तो 5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर का यात्रा रहेगी, जो कि बहुत अधिक इस तरह का ट्रैक भी नहीं है कि समानांतर रोड है, पैरेलल रोड है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। परंतु उससे पहले जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये फूल चट्टी और जंगल चट्टी और बनास, इसका हम लोग एक अपडेट कर रहे हैं कि आज ये उस स्थिति में आ जाए कि हम लोग यहाँ तक गाड़ियाँ चला पाएँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार की गुणवत्ता तथा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचाररत विभिन्न मरीजों से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में पूछा। मरीजों और उनके परिजनों से संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से समझा तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वेटिंग रूम का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी सुविधाजनक वातावरण मिले। इसके लिए पेयजल, पंखे एवं बैठने की पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। देहरादून पुलिस ने शहर में अवैध रूप से निवास कर रही 2 बांग्लादेशी महिला नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूजा विहार चंद्रबनी क्षेत्र से इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं द्वारा अवैध रूप से पश्चिमी बंगाल बॉर्डर से भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ करना उन्होंने स्वीकार किया है। पुलिस के मुताबिक देहरादून में अब तक 7 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रानी पोखरी थाना पुलिस ने सनगांव जाने वाले मार्ग रानी पोखरी से 2 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पति और पुत्र की मौत का डर दिखाकर महिलाओं से ठगी की थी। इन ढोंगी बाबाओं ने रानी पोखरी की 2 महिलाओं के से ठगी कर उनसे नकदी और गहने ले लिए थे। पुलिस ने दोनों ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी अब जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानसखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के गोलापार में तेजी से आकार ले रही है। राज्य गठन के 25 साल बाद प्रदेश को अपनी पहली खेल यूनिवर्सिटी मिली है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो चुकी है और अब इसे फंक्शनल बनाने की तैयारी जारी है। वाइस चांसलर अमित सिन्हा ने बताया कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी में रजिस्टर करा दिया गया है। अब कोर्स और करिकुलम तय करने पर काम चल रहा है। इसमें कोर्सेज रहेंगे, जो सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज रहेंगे, डिप्लोमा हो, बीपीएड हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, साथ में एफिलिएशन का भी प्रावधान है इस मानसखंड खेल विश्वविद्यालय का। साथ में अन्य भी जितनी भी हमारी आगामी ओलंपिक्स को लेकर और कॉमनवेल्थ को लेकर जो हमारी तैयारी होनी है, उसमें भी हम लोग इसको भलीभूत पूरी तरह से यूज करेंगे। देखिए, अध्ययन हम लोग का गत 1 वर्ष से चल रहा है। जब से नेशनल गेम चल रहा था उसके पैरेलली हम लोग का अध्ययन चल रहा था और हम लोग की पूरी तैयारी है। हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से आप जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।